मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए नागपुरी भाषा से चैप्टर नंबर 8, जिसमें आज हम सब लोग क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके सारी बातों को सुनिए और समझिए। देखिएगा, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आखिर क्रिया कहते किसको हैं। देखिएगा, जोन शब्द से कोनो काम कर करेक या हुएक, मतलब काम करना या काम होना। कर बोध हुएला उके क्रिया कहना। मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी शब्द लेंगे जिसे काम करने या काम होने का बोध हो, उसको क्रिया कहा जाता है। ठीक, जैसे पढ़ेला, लिखेला, नाचेला, मन। मन मतलब इत्यादि होता है, इसको याद रखिएगा। तो पढ़ेला, लिखेला, नाचेला, ये सब का हुए क्रिया हो गए। एक बात को और समझिए, जैसे हिंदी में पढ़ना, लिखना, नचना होता है, उसी प्रकार से नागपुरी में पढ़ेला, लिखेला, नाचेला, ऐसा आपको रूप देखने को मिलेगा। लिखता है कि नागपुरी में क्रिया कर समान रूप बनावे खातिर मूल धातु में प्रत्यय जोड़ल जाला। मतलब क्रिया जिससे बनती है उसको मूल धातु कहते हैं। उसको क्रिया का रूप बनाने के लिए, समान रूप बताने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं। अब हल्का एक काम कर लीजिए, आप इसको समझिए कि आखिर धातु किसे कहेंगे। देखिए, क्रिया कर मूल रूप के धातु कह जाला। जो क्रिया होगा उसका जो मूल रूप होगा मतलब जिससे कुछ बना होगा, या हम लोग जिसमें प्रत्यय को जोड़े होंगे, जिसमें जोड़े होंगे वही मूल रूप कहलाता है। हम उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी धातु जो होता है वो क्रिया का मूल रूप होता है, मतलब बिना प्रत्यय का। जैसे पढ़, लिख, नाच। अब देखिए, पढ़ जोड़ एला, पढ़ेला, तो ये पढ़ेला का हो गया, क्रिया का समान रूप हो गया। तो जब पढ़ का हो गया, धातु हो गया। यानी एक याद रखिएगा, हम जिस भाग में हम प्रत्यय को जोड़ते हैं, उस जिसमें जोड़े ना भाई, वही क्या कहलाएगा, हमको क्रिया कहलाएगा। देखिए, पढ़ धातु में एला प्रत्यय जोड़ने से पढ़ेला क्रिया बनेला। ठीक है, आगे देखते हैं। एकदम ईजी है भाई, एकदम आसान तरह से। अब आप समझ गए होंगे कि नागपुरी में क्रिया के अंत में ला लगा रहता है। अब देखिए क्रिया के भेद बनाने के लिए कई आधार माना गया है, कई चीज़ों को। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया का दो विध होला। कर्म माने कर्म, ऑब्जेक्ट भाई। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है आपको अकर्मक क्रिया। अगर हम संरचना की बात करेंगे तो इसकी 5 विध हो जाएगी। परिणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो 5 इधर से है संरचना पे, और कर्म के आधार पर 2 हो, तो 2 प्लस आप 5 कर दीजिएगा, कुल कितना हो जाएगा, 7 क्रिया हो जाएगा। आइए हम एक एक करके सभी जो 7 प्रकार हुए उनको अध्ययन करते हैं। आप भी जुड़िए, एकदम मन से देखिएगा। हाँ, अगर आपको कंफ्यूज लगे तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप कमेंट लिखिए, वहाँ से मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। आइए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि सकर्मक क्रिया हम लोग किसको कहेंगे। देखिए, सकर्मक है, सकर्मक। अब आप देखेंगे कि इसको में आगे का लगा स, और कर्म समझ रहे हैं। कर्म मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता होगा या पड़ता है, तो स है। तो स मतलब क्या होता है, साथे। जब आपका जो वाक्य बनेगा उसमें जो क्रिया होगी उसमें क्या होगा, उस क्रिया का कर्म भी आपको अगर दिया रहेगा तो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। कोनो वाक्य में क्रिया कर फल सीधे कर्म पर पड़ेला। अगर वो कर्म पर पड़ेला, अगर वो दिया गया है, देल है, वाक्य में मौजूद है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस क्रिया को हम लोग
सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसका मतलब वह क्रिया जिसका कर्म होता है, कर्म दिया रहता है, कर्म है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सकर्मक बोलेंगे। देखिएगा, अंकिता आंबा खायला, क्या अंकिता क्या करती? आंबा खायला। ये जो खायला शब्द है वो है क्रिया है। इसका प्रभाव किस पर पड़ा? मतलब क्या खाई? आंबा खाई। तो आंबा का हो गया? कर्म हो गया। जब इसमें कर्म है तो जो खायला क्रिया है वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। यानी खायला कैसा क्रिया हुआ? सकर्मक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो कर्म है जो है अम्बा, वो आपको दिया हुआ है। मंगरा किताब पढ़ेला, पढ़ेला भाई क्या पढ़ला? किताब। यानी जो पढ़ने का प्रभाव पड़ा वो किताब पर पड़ा, तो किताब मेरा क्या हुआ? कर्म हुआ। तो देखिए, जब कर्म दिया है तो आपको क्या कहेगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब देखिए आगे, पर देवल जो उदाहरण बा, खायला और पढ़ेला वो क्रिया है के जेकर फल सोझे कर्म जे अम्बा और किताब पर पढ़त है के से ले इस सकर्मक क्रिया है के। यानी जो खायला और पढ़ेला ये दोनों के हम कर्म दिए हुए हैं, इसी कारण से ये क्या होगा? सकर्मक होगा। अब थोड़ा सा कर्म देखिए, आखिर कर्म किसको कहेंगे अगर दिक्कत होगा तो? कोनो क्रिया से पहले प्रश्न पूछल जाएला तो ओके ही कर्म करे। अगर कोनो क्रिया से हम पहले प्रश्न पूछेंगे कि क्या, अगर उसका हमको उत्तर मिल जाएगा तो मेरा कर्म कहेगा। देखिए, अंकिता का खायला, सवाल किए अंकिता आंबा खायला, तो ये आंबा उत्तर मिल गया तो आंबा का हो गया? मेरा कर्म हो गया। बस। मंगरा किताब पढ़ेला, मंगरा का पढ़ेला? किताब पढ़ेला, तो किताब मुझे कर्म मिल गया, और कर्म जब मिल गया तो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के भी दो ठो भेद है, वो भेद कहिए। एक कर्मक और दुई कर्मक। अब देखिए कितना आसान है, एक कर्मक खुद लिखा हुआ है। जब क्रिया के मात्र एक कर्म होगा तो एक कर्म होगा, एक कर्मक। अगर दो कर्म होगा तो द्वि कर्मक कहिएगा। सकर्मक क्रिया जेकर में एक ठो कर्म होएला उसको कहा गया एक कर्मक। बुधनाथ कंप्यूटर चलाते के, का चलाते के? कंप्यूटर, एगो कर्म है। और क्रिया कौन है भाई? चलाना। देखिए दुई कर्मक। अब पढ़िए इसको, दुई कर देखिएगा। सकर्मक क्रिया जेकर में दुई ठो कर्म होएला, जैसे बुधनाथ आपन बोस के ईमेल करत है के, का करत है के? ईमेल। केकरा करत है? अपन बोस के। तो भाई ये पहला कर्म ही हुआ और दूसरा कर्म हुआ। अगर जहाँ पर आपको दो कर्म दिखाई देगा उसको द्विकर्मक कहिएगा, एक कर्म दिखाई देगा एक कर्म कहिएगा। जैसे रीता, रीता मुझे पढ़ाती है, तो मुझे कर्म हो गया। रीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है, तो मुझे भी कर्म हो गया और अंग्रेजी भी हो गया। जहाँ भी आपको दो कर्म दिखाई दे देगा आप समझ जाइए कि द्विकर्मक है। एक कर्म दिखाई देगा एक कर्मक है। आगे देखते हैं। अब आइए अकर्मक क्रिया को समझिए। अकर्मक, अ मतलब यहाँ पर जो है नकारात्मक भाव है, कर्म जिसमें नहीं हो। कोनो वाक्य में क्रिया कर फल सीधे कर्ता पर पड़ेला, मतलब उसमें जो कर्ता है उसी प्रभाव पड़ेगा, कर्म अलग से नहीं दिया रहेगा, उके सकर्मक क्रिया कहला। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होएला, बस इतने जानिए कि उसमें कर्म नहीं होएला। अंकिता खाएला, अब का खाएला नहीं पता। मंगरा पढ़ेला, का पढ़ेला नहीं दिया, कोई बात नहीं। ऊपरी देव, अब समझ गए ना, ऊपरी देव उदाहरण में खाएला और पढ़ेला क्रिया है के जेकर फल सोझे कर्ता अंकिता और मंगरा में पढ़त है के से ले ही अकर्मक क्रिया है के। मतलब क्रिया तो हुआ भाई, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा ये नहीं दिया है, तो ये मेरा अकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब आइए अकर्मक सकर्मक को एक साथ समझिए और अच्छा लगेगा। देखिए, दादा खालक, अकर्मक। दादा भात के खालक, अब यह भात का खिलक? भात खिलक। तो यानी यहाँ पर कर्म है, जब कर्म है तो सकर्मक कहिए, कर्म नहीं है तो अकर्मक कहिए। भौजी रिंधलक, रिंधलक मैंने खाना बनाना, भौजी भात के रिंधलक। अब देखिए भौजी रिंधलक, तो यहाँ पर क्रिया तो है, कर्म नहीं है, अकर्मक। भौजी भात के रिंधलक, कहा कि भाई भात के, तो भात का हो गया मेरा कर्म हो गया। जब कर्म है तो सकर्मक।
मंगरा गालक। अब मंगरा गीत के गालक, मंगरा गालक मतलब कर्म नहीं इसमें, तो ये आपको अकर्मक हुआ, लेकिन मंगरा गीत के गालक ये आपको सकर्मक हो जाएगा। शुक्रा पढ़ेला, कहाँ पढ़ेला हमको नहीं पता भाई, लेकिन शुक्रा उपन्यास पढ़ेला यहाँ दिया हुआ है आराम से। झुनकी कांदेला, और झुनकी जोर से कांदेला, कर्म है, कर्म इस जगह नहीं है। वो डराला, वो गुमकाइन के डरायला। भौजी गरियाला, अब भौजी दादा के गरियाला। तो भाई अगर गरियाला मतलब किसको गरियाया नहीं पता, लेकिन यह दादा क्या गया, कर्म हो गया। तो बस इतनी जानिए कि अगर कर्म है तो वो आपको सकर्मक होगा, नहीं है तो अकर्मक होगा। अब आगे देखिएगा, अब आइए संरचना के आधार पर हो गया अकर्मक, पकड़ लीजिएगा। संरचना के आधार पर देखिएगा, क्रिया के 5 विभाग, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम बोधक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आप एक एक करके सबको देख लीजिए, अच्छा से समझिएगा। देखिए, जो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक मतलब खुद काम न करके किसी से कह के करवाना, प्रेरणा देना। प्रेरणा देना तो होता है प्रेरित करना, किसी से काम खुद नहीं करना है बल्कि काम को करवाना है। जवन क्रिया से कोनो काम के करवाए कर बोध, मैंने करना नहीं, करवाने का बोध होगा, उके प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाला। जिसे मास्टर छुआ मन से नागपुरी पढ़वाए ना, मतलब अपने नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़वाते हैं सर जी। किससे पढ़ाते हैं, छुआ मन से। तो इस तरह से जो क्रिया होगा पढ़वाना, वो आपको क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। देवला के मास्टर करता है कि जे छुआ मन के नागपुरी पढ़ला प्रेरणा देवेला, लेकिन मास्टर करता है लेकिन खुद काम नहीं करता है, काम के करता है छुआ लोग, इसीलिए ये जो क्रिया होगा वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा, पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अब आगे देखिएगा, ऊपर देवल वाक्य में से कहल जा सकेला कि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता अपने काम के नहीं करेला और दूसरे के काम करे के लिए प्रेरित करेला। समझ गए ना भाई, कितना आसान है आप सोच सकते हैं। देखिए जैसे समझिए, पढ़, पढ़ से पढ़े, अब पढ़वाए, ये अंतर हो गया। लिख से का माना लिखे, खुद लिखना, लिखवाए, लिखवाए मतलब कोई और से लिखवाएंगे। नाच के नाचे, नचवाए, खेल से खेले, खिलवाए। यानी जब हम दूसरा से कोई काम करवाएंगे ना भाई, तो मेरा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। मैं पढ़ाता हूँ और मैं पढ़वाता हूँ, अंतर हो गया। मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं पढ़वाता हूँ, मतलब शिक्षक रख करके अगर काम हम दूसरा आदमी से करवाएंगे भाई, कह के करवाएंगे, तो जो क्रिया होगा वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। समझ गए होंगे, आगे देखिएगा। संयुक्त क्रिया देख लीजिए। संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ, कम से कम एक से ज़्यादा, 2 3 जो भी होंगे। देखिए, जौन वाक्य में क्रिया दुई मने 2 या दुई से बगरा, बगरा मने अधिक, मने 2 गो या 2 से अधिक, धातु मनक मेल से बनेला। अगर धातु के मेल से बना है तो क्या हम लोग संयुक्त क्रिया कहना। जैसे देखा, रितेश नहा धोआ के मंदिर जा रहे, नहा धोआ के, 2 बात हो गया। बुधनी बासन के माज धो के, मजबो किलक धोबो किलक के यात्रा जाए रहे। तो जहाँ पर आपको लगेगा कि क्रिया के जो धातु है उसमें अकेला नहीं है, वो डबल क्रिया हो गए हैं, उसी के नाम का होगा संयुक्त होगा। देवल वाक्य में नहा धोआ के और माज धो के संयुक्त क्रिया करने के ईकर ने पहल क्रिया मधु अर्थ देवेला और दूसर क्रिया होकर अर्थ के महत्व प्रदान करेला। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब देखिएगा रंजक क्रिया, ये अलग से था। रंजक क्रिया क्या होता है, कोनो वाक्य दूसर क्रिया के रंजक क्रिया कहला। अगर मान ली कोई वाक्य में डबल क्रिया है, मतलब संयुक्त क्रिया है, दोनों कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें जो दूसर क्रिया है, बाद वाला क्रिया है, वो क्या कहेगा, रंजक क्रिया। जैसे
नहा धोआ के, मांस धो के, आवेक जावेक, नाचे गावेक। तो नहा धोआ के, तो ये धोआ के हुआ रंजक हुआ, मांस धो के धो का हुआ रंजक हुआ, आवेक जावेक जावेक का हुआ रंजक हुआ, नाचे गावेक गावेक का हुआ रंजक हुआ। यानी जो दो क्रिया जहाँ भी मिलेंगे भाई, अगर जो दूसरी क्रिया होगी वो आपका रंजक क्रिया कहलाएगा। एकदम ईजी है। अब देखिए अगला है सहायक क्रिया। देखिएगा, जौन वाक्य में क्रिया मूल क्रिया का रूप और ओकर अर्थ के बतायक में सहायता करेला। भाई नाम है सहायक क्रिया तो सहायता ही करेगा। अगर जो मुख्य क्रिया है, मूल क्रिया है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया मदद करे उसको क्या नाम देंगे हम लोग? सहायक क्रिया। से रितेश पढ़ात रहे, या देखिए रहे, सुमन गाना सुनत रहे। दो वाक्य में पढ़ात और रहे दो ठो क्रिया है के, मूल क्रिया पढ़ात है के और सहायक क्रिया का रहे। यानी जब डबल क्रिया होगा और एक उसको पूरा करेगा तो क्या कहेगा? जो क्रिया जो काम का बोध कराएगा मुख्य क्रिया, और जो पूरा करेगा उस सहायक क्रिया कहलाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए। नाम बोधक क्रिया यानी नाम धातु क्रिया। अगर संज्ञा चाहे विशेषण संज्ञा क्रिया के जोड़े से जे संयुक्त क्रिया बनेला, मतलब समझिए संज्ञा में या विशेषण में हम अगर कुछ जोड़ के उसको क्रिया रूप दे देते हैं तो क्या कहेगा? नाम बोधक क्रिया कहलाएगा। क्योंकि उस जो क्रिया बनेगा उसका जो मूल धातु होगा वो तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। तो वैसी स्थिति में उसको नाम क्या देंगे हम लोग? नाम बोधक क्रिया। जैसे देखिए भस्म करे, तो भस्म का है? संज्ञा है। अब करने की बात हो गया तो यहाँ पर भाई क्या होगा? ये आपको नाम बोधक क्रिया कहलाएगा। हताश हुए, हताश का है? विशेषण है, और हुए का क्रिया हुआ। तो अगर मान लीजिए विशेषण में संज्ञा में हम कोई जोड़ के उसको क्रिया रूप दे दिए हैं तो क्या कहलाएगा? नाम बोधक क्रिया। से लाठी मारना, बात करना, तो लाठी मार, लाठी क्या है? संज्ञा है, और करना क्या? क्रिया। तो बात, लाठी मारना आपका नाम बोधक क्रिया कहलाएगा। चलिए, नाम बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं लागे, नहीं कहेगी तो दोनों क्रिया नहीं है, एक संज्ञा से बना है, एक क्रिया है। संयुक्त क्रिया दुई क्रिया से बनेला, जबकि नाम बोधक क्रिया संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से बनेला। अब देखिए आगे लास्ट देखिएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक जो क्रिया होता है भाई कितना आसान, आप देखिएगा पूर्वकालिक, यहाँ भी डबल क्रिया है लेकिन क्या लिखा है? पूर्वकालिक। मतलब जब कर्ता कोनो काम एक काम के निमरा के मतलब पूरा करके तुरंत उहे बेरा दूसर क्रिया में लाग जाएला, तब पहली वाला क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहला। भाई देखिए, अगर कोई कर्ता दो क्रिया किया है तो साथ ही नहीं किया, एगो पहले पूरा कर लिया, निमरा लिया, पूरा कर दिया, उसके बाद दूसरी क्रिया में लग गया, तो जो पहले पूरा कर लिया होगा उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते। पूर्व में पहले होता है। बिरसा नहा के पढ़लक, देखिए नहाना क्रिया भी है और पढ़ना भी क्रिया है। तो दोनों पहले कौन किया? पढ़ा कि नहाया? तो नहाया, नहा के पढ़ा है। तो ये नहाना है ना बाबू, नहाए, ये कहेगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। देखिए रीता रोक कर चली गई, चल गई रीता, मान ली रीता रोक के गई लग, तो रीता गई लेकिन कैसे गई? रोक कर गई, तो क्या हुआ? रोकर का हो गया? पूर्वकालिक हो गया। जब जहाँ डबल क्रिया होंगे और दोनों साथ नहीं रहे, एक पहले पूरा हो लिया है तब दूसरा क्रिया शुरू हुआ, तब उसको हम लोग क्या नाम देंगे? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिएगा तो सब देवल वाक्य में नहा के बाद तुरते बिरसा पढ़लक, हिया नहाय और पढ़लक दू ठो क्रिया है के, जेकर में पढ़लक मूल क्रिया है के, नहा कर क्रिया पहले हुआ थे के से ले ये पूर्वकालिक क्रिया है के। मतलब दो क्रिया हो ना भाई, तो जो क्रिया पहले पूरा हो लिया है वो क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक। ऊपरी देवल उदाहरण से कहल जा सकेला कि मुद वाक्य से पहले हुए वाला क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहना। एकदम बहुत अच्छे से आप लोग क्रिया को समझे होंगे। मुझे विश्वास है भाई कि आप एकदम आराम से एकदम
एक बार, दो बार, तीन बार, जितना मैक्सिमम आपको लगे समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे चैप्टर सवाल बनते ही बनते हैं। तो एक क्रिया का परिभाषा हो गया, प्रकार हो गया, आराम से देख लीजिए। और लगभग मैं 7 प्रकार को बताने का प्रयास किया हूँ। आप एक दो बार देख लीजिए, आराम से पूरा कर लीजिए। और बहुत जल्द हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।